नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीपीएम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 आईसीएस हिस्ट्री लेसन नंबर 2 द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जब हमारे इतिहास के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जब क्रांतियाँ हुई थी, फॉर एग्जांपल 2 या 3 ही क्रांतियाँ ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीस क्रांति एंड द रशियन क्रांति। देखिए इनके बारे में है, चलिए डिस्कस करते हैं। एज ऑफ रिवॉल्यूशन, सबसे पहले टर्म है, कुछ टर्म्स हैं। एक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट ए लॉ, सॉरी एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। कोई भी लॉ जो पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है वो एक्ट बोला जाता है। डेमोक्रेसी, ये कई बार आता है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय पीपल, एक फॉर्म ऑफ, एक ऐसा फॉर्म जो रन बाय पीपल, एक ऐसा नमूना, ऐसा तंत्र, सरकारी तंत्र जो किसके द्वारा रन किया जाता है? पीपल, लोगों के द्वारा। डायरेक्टली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, या तो डायरेक्ट वो उसको गवर्नमेंट को कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, या अपने रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि भेज कर है उसके द्वारा गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब मैग्ना कार्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्ना कार्टा फंडामेंटल लॉ गारंटिंग, क्या कहते हैं? फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या होता है? आधारभूत, जो आवश्यक जो लॉ है। गारंटिंग, जो गारंटी दे रहे होते हैं, राइट, हमें अधिकार और लिबर्टी, आज़ादी की, अधिकार और आज़ादी की जो गारंटी दे रहे, ऐसे कुछ फंडामेंटल लॉ बनाए गए थे, उनको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रवाद की भावना। नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवाद की भावना। देखिए क्या है? फीलिंग ऑफ ए लव, फीलिंग ऑफ लव, एक प्रेम की भावना, एंड प्राइड, गर्व की भावना, ऑफ वंस कंट्री, ऑफ वंस कंट्री, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वंस नेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वंस नेशन, एक प्रेम की भावना और एक गर्व की भावना किसी कंट्री के प्रति, और एक सेंस टू, एक नेशन से जुड़े होने की जो अवधारणा है, उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। रिपब्लिक क्या है? नेक्स्ट है रिपब्लिक, ए कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट्स इज इलेक्टेड बाय पीपल, जो हेड है इलेक्टेड पीपल है, जो कंट्री का हेड है वो इलेक्टेड किसके द्वारा हो? लोगों के द्वारा, उसको रिपब्लिक कहते हैं। रिवॉल्यूशन क्या है? क्रांतिकर, एन अटेम्प्ट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, क्या कहते हैं? अटेम्प्ट, एक ऐसा प्रयास, बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ऐसा सामूहिक प्रयास जिसमें चेंज द गवर्नमेंट, जो बदलने की क्षमता रखता है, चेंज गवर्नमेंट को बदलने की क्षमता, ऑफ ए कंट्री, स्पेशली थ्रू वायलेंट एक्शन, जो क्रांतिकारी ढंग से, जो वायलेंट ढंग से उसको बदलने की क्षमता रखता है, रिवॉल्यूशन कहलाई जाती है। रिवॉल्यूशन रेफर टू ए ड्रास्टिक चेंज इन ए सोसाइटी। देखिए क्या कहता है, जो क्रांति है ना, वो रेफर करते टू ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक मीन्स भीषण, एक भीषण चेंज, बदलाव इन ए सोसाइटी में, ये एक रेफर होती है, सूचक है। विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द सोशल, जो ये क्रांति है उसका इम्पैक्ट क्या है? प्रभाव सोशल, सामाजिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, और राजनीतिक क्षेत्रों पे भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर किसी देश के अंदर कोई क्रांति होती है, जैसे हमारे देश के अंदर भी 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 की हुई थी, उसका इम्पैक्ट भी सोशल था, सामाजिक था, कल्चरल था, और पॉलिटिकल स्पेयर ऑफ लाइफ, सब क्षेत्रों पे था। देखिए एज ऑफ रिवॉल्यूशन डिनोट्स द पीरियड फ्रॉम, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जो क्रांतिकारी जो एज थी ना, जब क्रांतियाँ हुई थी, डिनोट्स द पीरियड फ्रॉम,
कब से कब तक ये पीरियड आता है? 1775 1775 टू 1848, 1775 से लेकर 1848 तक का जो काल माना जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रांतियाँ हुई थी। इसी को हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस काल के दौरान मैनी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी मूवमेंट जो मूवमेंट हुए थे, टुक प्लेस, बहुत सारे क्रांतिकारी मूवमेंट हुए थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वर दी अमेरिकन एंड, क्या कहता है, उन सब में से एक तो थी अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति थी। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंडेड टू कॉलोनियल रूल इन अमेरिका एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी वाइल द, देखिए क्या कहता है, अमेरिका की क्रांति क्यों हुई थी? कहता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो अमेरिका की क्रांति हुई थी ना, एंडेड द कॉलोनियल रूल। अब क्या कहता है, अमेरिका की क्रांति के कारण वहाँ का कॉलोनियल रूल आगे हम डिटेल से करेंगे। अंग्रेज़ों का वहाँ कुछ कॉलोनी बनाई गई थी, उस पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल था। अमेरिका के अंदर कॉलोनीज़ थी और वो कॉलोनीज़ का जो उनका देख रेख की जाती थी, जहाँ संविधान चलता, रूल रेगुलेशन चलता था, वो चलता था ब्रिटेन का, ठीक है। इन द अमेरिका एंड एस्टेब्लिश्ड, इसको उखाड़ फेंकना चाहते थे, जो अमेरिका के लोग थे ना, इस कॉलोनी रूल को उखाड़ फेंकना चाहते थे वहाँ से। एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, क्या कहता है, वहाँ पे लोकतंत्र, वो अमेरिका वाले क्या चाहते थे, वहाँ लोकतंत्र चाहते थे। वाइल, जबकि फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन थी ना, ओवर थ्रू, बाहर फेंकना चाहती थी। द मोनार्ची होता है एंड मेड फ्रांस रिपब्लिक। एक तो होता है रिपब्लिक, होता है गणतंत्र, लोगों के द्वारा चुना हुआ, लेकिन मोनार्ची सिस्टम के अंदर ये भी एक शासन की नीति है। मोनार्ची सिस्टम के अंदर कोई, जिसको हम सिंपल भाषा में नो रूल नो दलील, नो वकील, कोई वकील नहीं है, खुद वो पूरे सिस्टम को एक आदमी है, एक राजा है, जो भी है वो उसको चलाएगा। इट इज़ मोनार्ची सिस्टम एंड मेड फ्रांस ए रिपब्लिक। अब फ्रांस के अंदर मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करके रिपब्लिक बनाना चाहती थी वहाँ की जनता। चलिए, अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी, अमेरिका की आज़ादी का वार। इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज, देखिए पहला ऑर्गेनाइज मतलब नियमानुसार, प्री प्लान पॉलिटिकल मूवमेंट, एक राजनीतिक मूवमेंट था इन मॉडर्न हिस्ट्री। हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देयर वर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज। अब ये समझने वाली बात है, देखिए अमेरिका था ना, आगे आएगा इसके अंदर, ये देखिए ये अमेरिका है, अमेरिका पूरा का पूरा। यहाँ पर 13 कॉलोनीज थी। ये किसकी थी? ये ब्रिटेन की थी। ये ब्रिटेन के अंदर इसका, ब्रिटेन का रूल रेगुलेशन यहाँ पे चलता था। ब्रिटेन की सरकार यहाँ पे टैक्स इन लोगों पे थोपती थी। आयात निर्यात था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस था वो भी इसके अंडर में था। टैक्स लगाया जाता था बाय ब्रिटेन गवर्नमेंट। तो इन्होंने ये, इनकी ब्रिटेन वालों की जाति जैसे जैसे बढ़ती गई, इन्होंने अपना अलग रूल रेगुलेशन बनाना की मतलब थोड़ी शुरुआत की थी। इसी ने क्रांति का रूप लिया था। कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका एट द टाइम दे रिजेक्टेड द रूल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इन 13 जो कॉलोनीज थी ना, इन्होंने ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसका रूल रेगुलेशन फॉलो करने से मना कर दिया। द पीपल फॉट फॉर द राइट एंड फाइनली अचीव इंडिपेंडेंस। अब लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ी अपने राइट के लिए, अपने अधिकारों के लिए। फाइनली आखिर में अचीव्ड इंडिपेंडेंस, और आखिर में उन्होंने आज़ादी पाली। एस्टेब्लिश्ड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका, देखिए इसका इतिहास थोड़ा सा बताया गया है। एस्टेब्लिशमेंट, जो ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी, उपनिवेशक थे, वो वहाँ पे क्यों सेटअप हुए थे? सबसे इम्पोर्टेंट, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। 1492 के अंदर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। किसने की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। चलिए,
फ्रांस होलैंड, देखिए क्या कर रहा है, फ्रांस होलैंड एंड इंग्लैंड स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग दी कॉलोनी इन अमेरिका। सबसे पहले कॉलोनीज फ्रांस वालों की हमारे इंडिया के अंदर भी थी बेटे, हॉलैंड वालों की भी इंडिया के अंदर थी, इंग्लैंड वालों की इंडिया अंदर थी। तो 1947 से पहले क्या था, इंग्लैंड के अंडर में था हमारा देश भी। ये कॉलोनी था, उपनिवेशक था भारत इंग्लैंड का। उसी प्रकार इन फ्रांस हॉलैंड और इंग्लैंड ने इस्टेब्लिशिंग की कॉलोनी अमेरिका के अंदर, अपनी अपनी कॉलोनी वहाँ सेटअप किया। अब क्या कहता है, फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड पीपल स्टार्टेड सेटल देयर। 17वीं शताब्दी के शुरू होते ही वहाँ लोगों ने अपना सेटलिंग किया, धीरे धीरे वहाँ निवासी होते गए। दे वर मोस्टली फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्री, वो क्या थे, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज थे। दे कम हेयर टू इज़बेक, वो देखिए वहाँ अलग अलग यूरोपियन कंट्री से वो लोग भाग के आए थे, पलायन करके आए थे। क्योंकि वहाँ क्यों पलायन करके आए थे, क्योंकि वहाँ जातिवादी की भावना को बचना चाहते थे, गरीबी से उबरना चाहते थे, रिलीजियस परसिक्वेशन, रिलीजियस परसिक्वेशन होता है धार्मिक भेदभाव, और क्रिमिनल चार्ज, और कई तो वहाँ पर क्रिमिनल जो मतलब कई क्रिमिनल जो केसेस में उलझे हुए थे, उनसे बचने के लिए वो यूरोप के थे, वो बाहर आ गए थे, इन अमेरिका के इन कॉलोनीज में आ गए थे। एज ए रिजल्ट 13 कॉलोनीज और इस्टेब्लिश, और धीरे धीरे 13 कॉलोनीज अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिश्ड हो गई। ईस्ट की तरफ है ये, अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। ईस्टर्न कोस्ट देखिए, ईस्टर्न कोस्ट, ये देखिए ईस्टर्न कोस्ट है अमेरिका का, क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। ये वेस्टर्न है, नॉर्थ है, साउथ है, इस तरफ ये बसना शुरू हो गया था। देवर मोस्टली फ्रॉम डिफरेंट, एज ए रिजल्ट 13 कॉलोनी वर स्टेब्लिश अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। ए मेजोरिटी ऑफ सेटल्स, क्या कहता है, मेजोरिटी ऑफ सेटलर्स वर फ्रॉम इंग्लैंड। जो ज़्यादातर वहाँ पर जो कॉलोनीज में लोग आए थे ना, उनकी मेजोरिटी किनकी थी, ज़्यादातर वो इंग्लैंड के लोग थे। कहाँ के थे, अंग्रेज थे, इंग्लैंड के लोग थे। दी अंग्रेज नहीं, इंग्लैंड के लोग थे। दीज कॉलोनीज बिगिन टू बी कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ज़्यादातर लोग थे वो इंग्लैंड के थे, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इन कॉलोनी पे कंट्रोल करना अपना शुरू कर दिया। दी 13 ब्रिटिश कॉलोनीज, क्या कहते हैं, साउदर्न कॉलोनीज। एट फर्स्ट द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन साउथ। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट, ब्रिटेन से जो लोग आके वहाँ पे से थे, सबसे पहले वहाँ कहाँ सेटअप किया था, इन द साउथ बाग में किया था। ये देखिए साउथ बाग यहाँ किया था, ब्रिटेन के लोगों ने आके यहाँ, ये नॉर्थ वाला है, ये मिडल है, और ये साउथ है। सबसे पहले जो ब्रिटेन के जो लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने साउथ के अंदर अपना सेटलमेंट जारी किया था। दिस देयरफॉर द सेटल्स एस्टेब्लिश लार्ज फार्म, अलग अलग बड़े बड़े फार्म भी, खेत भी बना लिए। दीज फार्म वर कल्टिवेटेड बाय स्लेव्स, ये जो फार्म थे वो कल्टिवेटेड, जोते जाते थे, कल्टिवेट किए जाते बाई स्लेव्स होता है दासों के द्वारा, उस टाइम दास प्रथा थी। द सेटल्स बिकम प्रोस्पिरियस एंड एस्टेब्लिश मोर ए कॉलोनीज इन साउथ। अब क्या कहते हैं, उनके पास खेती करने लग गए थे, अच्छी फसल होने लगी थी। अब जो वहाँ सेटल हो रहे थे ना, जो खेती करते थे, उनके पास काफ़ी पैसा आ गया और वो समृद्धशाली बन गए, प्रोस्पिरियस समृद्धशाली बन गए। एंड एस्टेब्लिश्ड मोर कॉलोनीज, अब वो क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी और बनाई जाए हमारे लोगों की इन द साउथ के अंदर। दीज इंक्लूड 5 कॉलोनीज, ये जो 5 कॉलोनीज थी ना, ये वर्जीनिया थी, मैरीलैंड थी, नॉर्थ कैरोलिना थी, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया, ये थी जहाँ इनका मोनोपोली था, ब्रिटिश पीपल की मोनोपोली थी। नॉर्दर्न कॉलोनीज, साउदर्न कॉलोनीज, ये साउदर्न कॉलोनी। अब नॉर्दर्न कॉलोनीज की बात करते हैं। द पीपल हु सेटल इन द नॉर्दर्न कॉलोनीज वर नोन एज प्यूरिटेन्स। जो साउथ के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो सेटल हुए थे, उनको क्या कहते हैं, प्यूरिटेन्स कहते हैं, उनको कहते हैं प्यूरिटेन्स।
दे कम टू अमेरिका इन सर्च ऑफ फ्रीडम टू, दे कम टू क्या कहते हैं, दे कैम टू अमेरिका इन सर्च ऑफ फ्रीडम टू फॉलो, ये आज़ादी की मतलब आज़ादी की खोज में आए थे। कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, टू फॉलो देयर ओन फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, ओन अपने अलग अलग ढंग से धर्म को मानने के लिए, अलग अपने ही रूल मानने के, अपने रूल हो ऐसी हम धर्म को माने, क्रिश्चियनिटी को माने। दे वर हार्ड वर्किंग पीपल, वो बहुत मेहनती लोग थे। दे लीड वेरी सिंपल लाइव्स, अपना जो उनका रहन सहन था ना वो बिल्कुल सिंपल था। द नॉर्दर्न कॉलोनीज डेवलप एट मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर, नॉर्थ की तरफ जो कॉलोनीज थी ना, उपनिवेशक थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रगति की। एज मैन्युफैक्चरिंग मीन्स किसी उत्पाद को प्रोडक्ट करना, किसी उत्पादक को प्रोडक्ट करना, उत्पादन करना, किसी चीज़ का बनना, वहाँ पर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ लगाई गई। एंड शिपिंग सेंटर, शिपिंग जो बंदरगाह वगैरह हैं, जहाज़ों से इधर उधर जो पानी वाले जहाज़ हैं उनके द्वारा सामान को इधर उधर करने के लिए बड़े बड़े सेंटर बनाए गए। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्लेव्स इन दीज कॉलोनीज, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्लेव्स इन दीज कॉलोनी, इनके अंदर स्लेव्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दीज इंक्लूड 4 कॉलोनीज, क्या कहता है, रोडे आइलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट एंड न्यू हैम्पशायर, ये कॉलोनीज थी। कॉलोनी का नाम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मिडिल कॉलोनीज, अब मिडिल कॉलोनी की पीपल फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप सेटल इन दीज कॉलोनीज। अब इतना याद करना है, साउथ के अंदर तो ब्रिटेन के लोग आए थे ऑल ओवर यूरोप, और ऑल ओवर यूरोप से जो लोग आए थे वो कॉलोनी कहाँ थी, मिडिल कॉलोनी के अंदर बसे थे। हाउएवर ब्रिटेन ग्रेजुअली लुक, क्या कहता है, ब्रिटेन धीरे धीरे टुक कंट्रोल ओवर ऑल कॉलोनीज, ब्रिटेन अब धीरे धीरे सभी कॉलोनी पर अपना कंट्रोल शुरू कर दिया। दीज इंक्लूड 4 कॉलोनीज, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया एंड दिलवेरा। केजेस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, देखिए क्या क्या कारण थे। प्रॉब्लम विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अब क्या ऐसे कारण थे कि अमेरिका की क्रांति हुई थी। अब क्या कहता है, प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं थी विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो प्रशासनिक जो सिस्टम था ना, वहाँ का सरकार वाला सिस्टम था, अफसरशाही थी, उसके प्रति लोगों का बहुत गुस्सा था। और वो गुस्सा क्यों था, पढ़ते हैं इसमें। द ब्रिटेन पार्लियामेंट, क्या कहता है, द ब्रिटेन पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटेड दीज अमेरिकन कॉलोनीज, क्या कहता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का, देखिए ये ब्रिटेन है, ये अमेरिका की इसका ये कंट्रोल था, इसका, ये ब्रिटेन, ये अमेरिका, यहाँ की जो कॉलोनी थी इसका कंट्रोल था। ईच कॉलोनी हैड ए गवर्नर, और प्रत्येक कॉलोनी का क्या था, गवर्नर था, गवर्नर। ईच कॉलोनी हैड ए गवर्नर एंड लोकल काउंसिल, गवर्नर के अंडर में क्या थी, देखिए दोबारा बनाते हैं हम। सपोज करिए अमेरिका था, ये कॉलोनीज हैं, ये 13 कॉलोनीज हैं अलग अलग। सबसे पहले तो गवर्नर था, गवर्नर, उसके अंडर में क्या थी, गवर्नर के अंडर में लोकल काउंसिल थी। लोकल काउंसिल कौन थी, लोकल काउंसिल थी। वाज इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ईच कॉलोनीज, ये जो गवर्नमेंट था, गवर्नर था, ये तो ब्रिटेन सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। ये जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, लोकल काउंसिल थी, ये वहाँ के जो रहने वाले थे ना लोग थे, उनके द्वारा चुनी जाती थी। द लोकल काउंसिल वाज गिवन सम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, इस लोकल जो काउंसिल थी इसको कुछ पावर दी गई थी, भी कुछ काम करवाने के लिए कुछ और पावर भी मिली थी इसको। अब दिक्कत कहाँ हुई बेटे, दिक्कत यहाँ थी, हाउएवर ऑल इंपॉर्टेंट मैटर वर डायरेक्टली डेल्ट विद द बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंपॉर्टेंट मैटर थे कॉलोनीज के, उसका जो सॉल्यूशन था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट करती थी। देयर वर ऑप्टन क्लैसेस, अब क्लैसेस क्या था, देयर वर ऑप्टन क्लैसेस, बीच में संघर्ष होता बिटवीन दी लोकल काउंसिल एंड द गवर्नर। देखिए गवर्नर और लोकल काउंसिल के बीच में क्या थी, क्लैश, लड़ाई हो जाती थी। द गवर्नर ट्राई टू प्रमोट द ब्रिटिश इंटरेस्ट, गवर्नर था ना, वो गवर्नर, वो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त था, वो तो ब्रिटेन की तरफ सोचता था, ब्रिटेन के इंटरेस्ट की तरफ सोचता था। और जो लोकल काउंसिल थी ना, वो लोगों के द्वारा चुनी थी, वो जो आसपास के अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचती। तो इन दोनों के बीच में
लोकल काउंसिल और गवर्नर के बीच में क्लैश उत्पन्न हो गया। दी कॉलोनीज वांटेड टू राइट टू मेक लॉज अकॉर्डिंग देयर नीड्स। कॉलोनी के जो लोग थे ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकल जो थे काउंसिल के माध्यम से अपने हिसाब से वो लॉ बनाना चाहते थे। सो दे स्टार्टेड अपोजिट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम ऑफ राइट टू इनेक्ट लॉ एंड इम्पोज टैक्स ऑन देम। तो अब लोकल जो लोग थे वो गवर्नर का विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम ऑफ द राइट टू इनेक्ट, उसके मतलब क्लेम ऑफ द राइट, उसका अधिकार नहीं है, टू इनेक्ट लॉ, या लागू करना, एंड इम्पोज टैक्स ऑन देम, टू, सीधी सी बात है, लोग वहाँ कहने लगे कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि, हमारी लोकल काउंसिल है ना, वो कानून बनाएगी हमारे ऊपर, आप कौन हो कानून बनाने वाले। तो ये क्लैश एक उत्पन्न हो गया। रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज, अब बाध्यताएं, कुछ बाध्यताएं लगाई गई एंड उसका शोषण किया गया कॉलोनीज का। कॉलोनीज वर सब्जेक्टेड टू सेवरल पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या था, कुछ पॉलिटिकल और काफ़ी पॉलिटिकल राजनीतिक रिस्ट्रिक्शन उस पर उसको अलग किया गया, उसकी बाध्यताएं थोपी गई, उस पर उसका शोषण किया गया। दे कुड नॉट एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग देमसेल्व्स विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए क्या नियम बनाया था, बेतुका नियम बनाया था। ये 13 कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी थी। अब ये रूल क्या कहता है, इस कॉलोनी के लोग इससे संबंध नहीं बनाएंगे, मतलब दोस्ताना संबंध नहीं बनाएंगे, कोई वस्तु भी नहीं देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो ये एक बेतुका नियम था। दे कुड नॉट मैन्युफैक्चर पेपर, स्टील एंड वूलन गारमेंट। पेपर नहीं बना सकते, वो स्टील का उत्पादन नहीं कर सकते, और कपड़े का मतलब वूलन ऊनी गारमेंट नहीं बना सकते हैं। क्यों ये नहीं बनाएंगे, ये कहाँ से परचेज करेंगे, ब्रिटेन से ही परचेज करेंगे, आप खुद नहीं बना सकते। देखिए कितना बेतुका नियम बनाया था। They were forced to import all these items from England. These restriction caused men anger among the colonies. क्या कहता है, they were forced to, उनको फोर्स किया गया उनको फोर्स किया गया। ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, ये कॉलोनीज अमेरिका की, इनको फोर्स किया गया था क्या, कि भी आप ये सारा का सारा जो भी सामान है यहाँ से खरीदो, आप इस इंग्लैंड से ही आप इंपोर्ट करो। बैन ऑन एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज, अब दी बैन कर दिया भी, वो अपनी कॉलोनी बढ़ाना चाहते हैं अमेरिका वाले, अब उन पे बैन लगा दिया। द कॉलोनीज एक्सपेंडेड देमसेल्व्स बाय डिफीटिंग नेटिव अमेरिकन इन द वेरियस वार्स। कॉलोनीज एक्सपेंडेड, बढ़ रही थी, देमसेल्व्स अपने आप बढ़ा रहे थे वहाँ के लोग, बाय डिफीटिंग नेटिव अमेरिकन, जो वहाँ अमेरिका के जो खुद के नेटिव अमेरिकन थे उनको हराकर वो अपनी कॉलोनी को बढ़ा रहे थे। दे वांटेड टू एक्सपेंड टू द वेस्ट, वे वेस्ट की तरफ भी बढ़ना चाहते थे। हाउएवर किंग जॉर्ज III इंग्लैंड डिड नॉट अलाउ देम टू गो टू डू सो। अब देखिए वो वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहते थे, वो इधर इस साइड में थी ज़्यादातर जो कॉलोनीज थी, अब वो क्या इस साइड में बढ़ना चाहती थी, लेकिन जो किंग था ब्रिटेन का जॉर्ज III उसने डिड नॉट अलाउ, उसको अलाउ नहीं किया ऐसा करने। ही वांटेड टू अवॉइड मोरेवाज, वो ज़्यादा वार में उलझना नहीं चाहता। ही हिमसेल्फ वाज इंटरेस्टेड इन, क्या कहता है, वो खुद इंटरेस्ट रखता था। चलिए नेक्स्ट पार्ट, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।